हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षशिलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियो जो वर्ड होता है वो बोन के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए यूज़ करते हैं। और पोरोसिस का मतलब होता है पोर्स, यानी कि छेद हो जाना। सिंपल सा मतलब है कि हड्डियों के बीच में पोर्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोन्स है वो वीक हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, उसमें छेद हो जाते हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर बोन्स वीक हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? नेचुरल सी बात है कि बोन्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाते हैं किससे? ईंट से। तो ईंटों को चेक किया जाता है कि वो इस काबिल है भी कि वो बिल्डिंग का भार सहन कर पाए या नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही जो बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उससे मिलकर हमारी पूरी बॉडी का स्केलेटन सिस्टम बना होता है। तो नेचुरल सी बात है कि हड्डियां अगर मजबूत होगी प्रॉपर, तो ही जो है हमारा स्केलेटल सिस्टम, हमारी बॉडी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन अगर हड्डियां ही कमज़ोर हो जाएंगी, उनकी भार को सहने की क्षमता कम हो जाएगी, तो वो इजीली टूट सकती हैं, मतलब कि उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो जो ऑस्टियोपीनिया होता है वो भी वर्ड जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ही यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी अर्ली स्टेज के लिए, मतलब शुरुआत के लिए। अगर हड्डियां कमज़ोर होना उसकी शुरुआत हो रही है, स्टार्टिंग है, तो उसको हम ऑस्टियोपीनिया बोल देते हैं। लेकिन अगर हड्डियां ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोर हो गई हैं, एक लेवल से ज़्यादा मतलब वीक हो गई हैं, उसमें पोर्स ज़्यादा हो गए हैं, उनकी डेंसिटी, उनकी स्ट्रेंथ जो है कम हो गई है, तो उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोल देते हैं। ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताने से पहले मैं आपको बोन्स के बारे में बता दूं। पहले तो जो बोन्स होती हैं वो वैसे तो लाइट वेट होती है, लेकिन फिर भी हार्ड होती हैं। ठीक है ना। बोन्स में जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो खुले खुले होते हैं। जैसे मैंने स्क्रीन में बताया कि सेल्स टाइटली एक दूसरे से पैक्ड हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र, उसमें सेल्स क्लोजली टाइटली एक दूसरे से पैक्ड होते हैं। बट बोन्स में ऐसा नहीं होता, सेल्स जो है खुले खुले होते हैं। तो सेल्स के बीच में खाली स्पेस होती है। ठीक है। तो जो खाली स्पेस होती है उसमें होते हैं फाइबर्स, यानी कि थ्रेड। और होता है जेल टाइप सब्सटेंस, यानी कि लिक्विड। नेचुरल सी बात है, बॉडी तो हमारी लिक्विड से, पानी से बन के बनी है, मिलकर बनी है। ठीक है ना। 70% वाटर ही होता है। तो जो सेल्स होते हैं और जो खाली जगह होती है, जो खाली जगह में जो भी सब्सटेंस होता है वो ये सेल्स ही बनाते हैं, सेल्स ही सिक्रीट करते हैं। ठीक है ना। तो ये फाइबर्स और ये जो सब्सटेंस है, जो जेल टाइप लिक्विड है, ये मिलकर ना बेस बनाते हैं। जैसे आपने देखा कि अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी नींव डालते हैं या छत डालते हैं, तो लोहे के सरिये से उसके पहले बेस दिया बनाया जाता है। जब लोहे के सरिये से, आयरन रॉड से वो बेस बन जाता है, फिर उसमें सीमेंट फिल किया जाता है। तो ठीक इसी तरह से हड्डियों में भी ऐसे ही होता है कि फाइबर्स और जो सब्सटेंस है, ग्राउंड सब्सटेंस या ये लिक्विड जो होता है, ये एक बार बेस बना देता है। तो मिनरल्स जो है यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं। जितने ज़्यादा मिनरल्स जैसे डिपॉजिट होते हैं, इस मिनरल्स के डिपॉजिट होने पर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो बोन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है ना, या कितनी उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। तो इसकी वजह से बोन्स जो हैं वो हार्ड होती हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि जब छोटा बच्चा होता है सारी बोन्स ही हार्ड होती हैं, ऐसा नहीं होता ना। जब छोटी एज होती है, बच्चा छोटा होता है, तब जो है बोन्स उतनी हार्ड नहीं होती जितना कि एक एडल्ट की होती है, एक यंग की होती है। क्योंकि बोन्स की ग्रोथ जो है 20-21 साल तक जो है होती ही रहती है ना। छोटे बच्चे में जो बोन्स होती है वो फ्लेक्सिबल्स होती हैं, मतलब जिसको हम स्पॉन्जी बोन भी कह सकते हैं। स्पंज जैसी बोन्स होती है जिसमें पोर्स होते हैं, क्योंकि उसमें जो बोन्स के अंदर मैरो होता है, जिसमें कि ब्लड के सेल्स जो है वो फॉर्मेशन होती है, मतलब न्यू ब्लड सेल्स जो है बनते हैं। हड्डियों के अंदर जो मैरो होता है ना, रेड बोन मैरो। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है, छोटी एज में स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, स्पंज टाइप, जिसके अंदर रेड बोन मैरो होता है और खून के सेल्स जो हैं उसमें बनते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे एज इंक्रीज होती रहती है, हड्डियां जो हैं वो हार्ड होती रहती हैं, बोन्स जो हैं बनती रहती हैं, प्रॉपर हार्ड बोन्स। और एक एडल्ट, मान लो 20-21 साल तक पूरी कंप्लीट ग्रोथ हो गई बोन्स की, तो तब क्या है, जो हार्ड बोन्स हैं वो ज़्यादा होती है, मतलब 80% जो मोस्टली होती हैं बॉडी में वो हार्ड बोन्स होती हैं। स्पॉन्जी बोन्स सिर्फ 20% ही होती हैं। ठीक है। और जो रेड बोन मैरो होता है, जिसमें कि जो न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं, वो भी स्पॉन्जी बोन्स के अंदर होता है। बाकी जो हार्ड बोन्स होती हैं, ठीक है ना, हार्ड बोन्स कैसी होती है, जैसे कि
वैसे आपने देखा कि जो हड्डियाँ होती हैं वो लाइट वेटेड होती हैं बहुत, मतलब अगर आप हड्डी को उठाओ तो वो लाइट वेट होता है, लेकिन वैसे हार्ड होती है। कैसे? जैसे देखो ये पेन की कैप है ना, ये पेन जो है वैसे तो यहाँ से बाहर तो हार्ड है, लेकिन अंदर से ये खाली है ना। तो ऐसे ही हमारी बोन्स भी होती हैं, बोन्स भी बाहर से तो हार्ड होती है लेकिन अंदर से खाली होती हैं, क्योंकि उसके अंदर होता है मैरो। लेकिन जो बड़ी बोन्स होती है, जैसे हमारी लेग्स है, हमारी आर्म्स है, बाजू है ना, इसमें जो बोन्स होती है, लंबी बोन्स होती है, उसके अंदर ऐसे कैविटी होती है, लेकिन उसमें रेड बोन मैरो नहीं होता, उसमें होता है फैट सेल्स होते हैं, वो येलो होता है। लेकिन जो स्पॉन्जी बोन्स होती हैं उसमें रेड बोन मैरो होता है, जहाँ पर कि न्यू ब्लड सेल्स जो है बनते हैं। तो स्पॉन्जी बोन्स जो होती है वो मोस्टली उन एरियाज में होती है जहाँ पर कि ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, या ज़्यादा, जैसे मान लो जॉइंट्स हैं, हमारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, चाहे जंपिंग हो, नीचे झुकना हो, भारी सामान उठाना हो, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेशर पड़ता है? जॉइंट्स पर। तो जहाँ जहाँ पर भी बॉडी के जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उसके जो पास वाली जो बोन्स होती है जॉइंट्स के साथ जो अटैच होती है, वहाँ पर जो है स्पॉन्जी बोन्स होती हैं। या फिर जो फ्लैट बोन्स होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, नेचुरल सी बात है कि रीढ़ की हड्डी और हमारी जो हिप बोन है, सबसे ज़्यादा पूरी बॉडी का वेट किसके ऊपर पड़ता है? हमारी स्पाइन के ऊपर, हमारे हिप्स के ऊपर। और जो हमारी लेग्स की जो टांगों की जो सबसे बड़ी हड्डी है, फीमर है ना, तो उन एरियाज में ये स्पॉन्जी बोन होती है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता क्यों रही हूँ कि स्पॉन्जी बोन होती है, हार्ड बोन होती है, वो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो स्पॉन्जी बोन होती है ना, वो 3 से लेकर 4 साल के बीच में पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, पूरी न्यू बनती रहती है। और जो हार्ड बोन्स होती हैं वो 10 साल में जाके पूरी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, नई हड्डी बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो बोन्स के बीच का कैल्शियम होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, मतलब पूरे 200 डेज में, 200 दिन के अंदर पूरा कैल्शियम जो है चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि एक बार हड्डी बन गई, कैल्शियम पड़ा तो पड़ा ही पड़ा है, वहाँ पे पड़ा ही हुआ है, कभी चेंज ही नहीं होता, नहीं। 200 दिन के अंदर बोन्स में जितना भी कैल्शियम है वो सारा का सारा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है कि हमारी हड्डी में जो बोन्स के अंदर जो टिश्यू है, पुराना टिश्यू रिमूव होता रहता है और नया टिश्यू जो है वहाँ पर डिपॉजिट होता रहता है। तो इन दोनों का बैलेंस जो है वो बना रहता है। ठीक है, लेकिन एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, तो जो न्यू बोन्स की फॉर्मेशन होती है, जो टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाती है, वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, और जो ओल्ड टिश्यू है वो ज़्यादा रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इसलिए भी होता है कि एज के साथ साथ जो है जैसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ होती हैं, मतलब जब ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म होती है, नेचुरल सी बात है, अभी किसी भी चीज़ की मेटाबॉलिज्म होती है तो कोई ना कोई वेस्ट तो निकलता ही है उसमें से। तो जब ऑक्सीजन की मेटाबॉलिज्म होती है तो उसमें से ROS मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो है वो होती हैं, जो कि हमारी सेल्स को जो है वो नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो उस नुकसान को बैलेंस करते हैं। लेकिन एज के साथ साथ जो है एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो मेटाबॉलिज्म होती है उससे जो ये ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज निकलते हैं, ये नुकसान करते हैं, सेल्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देते हैं। और नेचुरल सी बात है कि जो हमारी हड्डियों में जो सेल हैं, जो कि कंट्रोल करता है कि कितने न्यू सेल्स बनाने हैं, मतलब कितने न्यू बोन्स के टिश्यूज़ को बनाना है और कितने पुराने को रिमूव करना है, उस बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है। अगर एज रिलेटेड मान लो कि आपकी एज जैसे 50 ईयर्स से अबव है, या फिर फीमेल्स में जैसे कि मीनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, या फिर मेल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है, तो बोन्स जो है धीरे धीरे करके जो है वीक होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर एज रिलेटेड मान लीजिए कि ऑस्टियोपोरोसिस है, तो इफेक्ट आता है स्पॉन्जी बोन्स के ऊपर। ठीक है, जो कि आपकी जॉइंट्स के आसपास होती हैं, या जो फ्लैट बोन्स में होती है, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर, या फिर जैसे मैंने बताया कि हिप बोन है वहाँ पर स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, या फिर हमारी जो टांग की सबसे बड़ी हड्डी है, मतलब हिप का और लेग की जो जॉइंट है वहाँ पर। ठीक है, या फिर हमारी रिब्स होती हैं, छाती की जो हड्डियाँ होती हैं, चेस्ट की रिब के जो फ्लैट है, क्योंकि पूरा दिन हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें रिब्स की मूवमेंट होती है, जो वहाँ पर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो मोस्टली जो फ्रैक्चर होता है, जो हड्डियाँ वीक होती है, वो इन्हीं एरियाज में जो है होता है,
नॉर्मली भी हम खांसते हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमने खांसा या हम झुके तो हमारी हड्डियाँ जो है वो टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसा होता है कि अगर हमें खांसी होगी लंबे, तो हम खांस खांस के प्रेशर की वजह से रिब्स में भी फ्रैक्चर जो है हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस में। या फिर स्पाइन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि भार सहन करने की क्षमता कम हो गई है हड्डियों की, तो रिब्स में जो स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी है वहाँ पर फ्रैक्चर हो जाता है। या फिर वर्टिब्रास के बीच में डिस्क है वो दब जाती है फ्रैक्चर होने की वजह से, दो बोन्स के बीच में जो है। चलो ये तो मैं खैर अभी आपको बताऊंगी। तो इसमें मतलब स्पॉन्जी बोन्स में जो है फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कि थायराइड की प्रॉब्लम है या पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है बॉडी में, या किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई ऐसी मेडिसिन्स खा रहे हैं जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, या आपकी बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या आप जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसमें कैल्शियम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो इसमें जो है दोनों ही बोन्स इफेक्टेड होती है, स्पॉन्जी बोन्स भी और हार्ड बोन्स भी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जो बोन्स होता है उसके अंदर मोस्टली कैल्शियम होता है। नेचुरल सी बात है कि 99% जो कैल्शियम है बॉडी का वो हमारी हड्डियों में और दांतों के बीच में ही प्रेजेंट होता है। सिर्फ 1% कैल्शियम जो है बाकी बॉडी के पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम है कॉन्टीन्यूसली वो बॉडी में से रिमूव भी होता है और न्यू कैल्शियम उसमें डिपॉजिट भी होता है, मिनरलाइजेशन बार बार उसमें कॉन्टीन्यूसली होती रहती है ना। लेकिन इसको बैलेंस और कंट्रोल कौन करता है? ऐसा नहीं कि हमने डाइट में खूब सारा कैल्शियम खाई जा रहे हैं तो कोई भी ज़्यादा खा लिया तो ज़्यादा हड्डियों में डिपॉजिट हो जाएगा, तो इस तरह से नहीं होता। एक बैलेंस होता है बॉडी में कि मान लीजिए कि आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर कैल्शियम जो है ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो थायराइड जो होता है ग्लैंड, वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कैल्सिटोनिन बोलते हैं। तो वो हार्मोन जो है वो सिग्नल देता है कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया है, तो ब्लड से जो कैल्शियम है वो बोन्स में डिपॉजिट होगा, ठीक है। मतलब कि जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, वो कैल्शियम को बोन्स के अंदर डिपॉजिट होने के लिए सिग्नल देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसमें कैल्शियम कम हो गया, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, तो क्या होगा, तो पैराथायराइड हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। वो क्या करता है कि ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो वो बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में देगा, ताकि जो नॉर्मल कैल्शियम लेवल है ब्लड में वो बना रहे। इसके अलावा पैराथायराइड हार्मोन, क्योंकि हम जितना भी डाइट में कैल्शियम लेते हैं वो सारा का सारा तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, वो एक्सक्रीट हो जाता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम है बॉडी से किडनी बाहर निकाल देती है। तो किडनी जो कैल्शियम को निकालती है बाहर, तो वो उसकी एक्सक्रीशन को कम कर देता है, कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो विटामिन डी है, जो विटामिन डी है उसको एक्टिव फॉर्म में जो करता है, जो बनाती है वो किडनीज बनाती हैं, ठीक है ना। तो विटामिन डी अगर बॉडी में होता है तो ही डाइट में से कैल्शियम जो है बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, हमारी जो इंटेस्टाइन है वो तभी एब्जॉर्ब करेगा जब विटामिन डी होगा। लेकिन अगर विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो पीटीएच जो है मतलब पैराथायराइड हार्मोन जो है वो किडनीज को सिग्नल देता है विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। जब विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में आएगा तो ही जो कैल्शियम है वो हमारे इंटेस्टाइन्स जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे। तो इस तरह से अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो जाता है तो जो किडनीज हैं, एक तो वो कैल्शियम को एक्सक्रीट कम करेंगी, दूसरा जो है विटामिन डी जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, और हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो भी रिमूव होकर ब्लड में आएगा, जिससे कि ब्लड का कैल्शियम का बैलेंस जो है वो बना रहेगा, ठीक है। तो मतलब कैल्शियम जो है बोन्स में कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, इसके लिए थायराइड जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो रिस्पॉन्सिबल है, पैराथायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, खुद कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बॉडी में कितनी है, विटामिन डी लेवल बॉडी में कितना है। तो इसीलिए अगर इस बैलेंस में कोई भी इम्बैलेंस आएगा तो कैल्शियम लेवल तो इम्बैलेंस होगा ही। इसीलिए अगर थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा है, कैल्शियम बॉडी में कम है,
या ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसकी वजह से जो कैल्शियम लेवल है वो इम्बैलेंस हो रहा है, या अगर आप फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं कर रहे या ओवरवेट हैं, तो इसकी वजह से जो है न्यू बोन टिश्यू की फॉर्मेशन कम हो जाएगी और पोर्स जो है बोन्स में ज़्यादा बनेंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा मान लीजिए अगर आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर आप अल्कोहल इंटेक बहुत ज़्यादा लेते हैं, अगर आप एंजाइटी में हैं, टेंशन में हैं, तो भी जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। फ्रैक्चर्स होने के कितने चांसेस होते हैं ये डिपेंड करता है एक तो एज के ऊपर, क्योंकि जितनी भी फीमेल्स में मीनोपॉज हो चुका है 50% फीमेल्स में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है पॉजिटिव होता है। ये ऐसी फीमेल्स जिनकी एज 50 ईयर से ऊपर है, ऐसे में 25% फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। अगर आपकी एज 70 ईयर्स है या 80 ईयर्स है तो भी 70 to 80% चांसेस होते हैं, मतलब 70 to 80% ओल्ड पर्सनस में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो एज पर डिपेंड करता है, जितनी एज ज़्यादा होगी उतना जो है फ्रैक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक होता है जेंडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जेंडर के ऊपर इसलिए क्योंकि फीमेल्स में जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं, और 45 मान लो मेनोपॉज 45 की एज में होता है तो फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस 45 ईयर्स की एज में स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट हो जाता है। और जबकि मेल्स में जो एंड्रोपॉज होता है वो टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है, वो 10 ईयर्स लेटर होता है, ठीक है। और डिपेंड करता है आपके डाइट के ऊपर, आपके न्यूट्रिशन के ऊपर, आप किस तरह की डाइट लेते हैं, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, स्मोकिंग के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, क्योंकि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारी चीज़ें जो है बोन्स को वीक बनाती हैं। इसके अलावा आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर, आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो भी हम फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उसके ऊपर जो है मतलब बोन्स जो है फीडबैक मिलता है फिजिकल एक्टिविटीज़ से। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं तो आपकी बोन्स जो है वो प्रॉपर जो है मतलब स्ट्रेंथ उसमें रहेगी, डेंसिटी रहेगी, बोन्स वीक नहीं होती। लेकिन अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोसिस है और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उतने ही चांसेस जो है ऑस्टियोपोरोसिस के वीक्स बोन के कम हो जाते हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होता है तो बोन्स की जो न्यू टिश्यू की फॉर्मेशन होती है वो स्लो हो जाती है, तो उसकी वजह से भी जो है बोन्स वीक होती हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस तो चलो जो डिफरेंट है, इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है, कोई बीपी है, कोई शुगर है, या कोई गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको मेडिसिन्स लेनी पड़ती है, कोई सीजर्स के लिए मेडिसिन ले रही है, कोई दौरा पड़ रहा है, कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो मेडिसिन्स जो हैं वो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो है बोन्स वीक होती हैं। तो अगर ऐसा कोई मेडिसिन्स अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कंटिन्यूअसली मेडिसिन्स ले रहे हैं, कोई स्टेरॉइड ले रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स लेते हैं, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो आगे जाके जो है ऑस्टियोपोरोसिस के रूप में नज़र आता है। इसके अलावा नेचुरल सी बात है कि अगर बोन्स वीक हैं, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस है, आपको पता चला कि हाँ आपकी बोन्स जो धीरे-धीरे करके वीक हो रही हैं। तो अगर ओल्ड एज है उसमें कोई बीपी है, शुगर है, कोई नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, कोई मस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि साइट जैसे आई साइट्स वीक हो जाती हैं, या कोई कैटरेक्ट हो जाता है, ग्लोकोमा हो जाता है, या जैसे हम प्रॉपरली जैसे कि ओल्ड एज में होता है कि पार्किंसन हो गया, नर्व्स वीक हो गई, ट्रैम्बल हो रहे हैं हाथ या पैर, प्रॉपरली चलते हैं तो गिरने का डर रहता है, बीपी जो एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, चक्कर आते हैं, तो गिरने के चांसेस होते हैं, मतलब उन फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है फ्रैक्चर के चांसेस कितने हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका कोई सिम्टम तो है नहीं, कोई लक्षण तो है नहीं, ऐसा तो नहीं कि आज ऑस्टियोपोरोसिस आपको स्टार्ट होना शुरू हो गया, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना स्टार्ट हो गई तो आज ही आपको लक्षण आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हड्डियाँ जो है धीरे धीरे करके लंबे समय तक कमज़ोर होती हैं, मतलब लंबे समय तक धीरे धीरे करके कमज़ोर होती रहती हैं। तो इसमें क्या है कि एकदम से तो नहीं सिम्टम आता, लेकिन जब कोई फ्रैक्चर हो जाता है तब पता चलता है कि हड्डियाँ जो है वो वीक हो रही हैं। नॉर्मली जो है हड्डियाँ, नेचुरल सी बात है कि बोन्स जो है वो भार जो है उठाने की उनकी क्षमता जो है अच्छी होती है, लेकिन अगर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी तो उनकी भार उठाने की क्षमता भी कम हो जाएगी, ज़रा सा कोई झटका लगा और हड्डी टूट जाती है और वो ब्रेकअप हो जाती है, मतलब फ्रैक्चर हो जाता है ना।
तो इसमें क्या होगा कि अगर फ्रैक्चर हो गया, मान लो चलो फ्रैक्चर हील भी हो गया, लेकिन उसमें क्या है, क्रॉनिक दर्द जो है, मतलब क्रॉनिक पेन जो है वो बना रहता है, टेंडरनेस कई बार बनी रहती है। और फ्रैक्चर की वजह से नेचुरल सी बात है कि मूवमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, पूरी लाइफ मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाती है, बंदा इमोशनली जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि कहाँ का फ्रैक्चर है। कॉमनली जैसे मैंने बताया कि अगर एज से रिलेटेड है तो जो फ्रैक्चर होता है वो मोस्टली जहाँ जहाँ स्पॉन्जी बोन्स प्रेजेंट होती है, जैसे हिप्स है, वर्टिब्रा है, मतलब हमारी जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, या रिब्स में कई बार जैसे खांसते हैं, बेंड होते हैं तो रिब्स में हो जाता है, या फिर रिस्ट है हाथ में, मतलब जिन एरियाज पे जॉइंट्स के आसपास जो है स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, जैसे हिप है, तो ऐसे एरियाज में होता है कॉमनली। लेकिन बाकी अगर और प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉब्लम की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस है, फिर वो हार्ड बोन या मतलब उसमें भी जो है फ्रैक्चर हो सकता है। लेकिन अब इसकी वजह से क्या है कि मूवमेंट नहीं होगी, बोन्स तो मोस्टली मेन मूवमेंट का काम है, तो मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्टिविटीज डिस्टर्ब होंगी, तो इमोशनल स्ट्रेस होगा, और पेन और टेंडरनेस लंबे समय तक बनी रहती है। एकदम से पता चलता है कि बैक में, कमर में दर्द हो गया, और अगर दो मनकों के बीच में नर्व प्रेस हो जाती है, फिर वो दर्द जो है वो सीवियर हो जाता है। तो इसलिए, क्योंकि इसका कोई सिम्टम तो है नहीं, एकदम से पता चलता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। हाँ, लेकिन जैसे यंग है कोई, किसी को कोई बीपी है, कोई शुगर है, या कोई किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो बाई चांस जैसे टेस्ट करवाते हैं तो पता चल जाता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बेसिकली डेक्सा स्कैन होता है, एक तरह से एक्सरे ही होता है। मतलब एक्सरे जो है वो उससे पता लगाया जाता है कि आपकी जो बोन है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी है। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो बोन्स है वो कितनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हैं। अभी ऑस्टियोपिनिया ही है, ऑस्टियोपोरोसिस है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, मतलब वो डिपेंड करता है डेक्सा स्कैन की रिपोर्ट के ऊपर, या ऑलरेडी फ्रैक्चर हो चुका है ऑलरेडी पहले कोई, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी प्रिवेंशन में तो यही है कि ये जो है एज रिलेटेड है, फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट है, न्यूट्रिशन है, विटामिन डी है, कैल्शियम है। अगर कोई ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो रहे हैं, बोन्स वीक के चांसेस हो रहे हैं, तो उन मेडिसिन को अवॉइड करें। और बाकी जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर भी फोकस करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी, क्योंकि अब इसमें मिनरल्स तो और भी होते हैं, मैग्नीशियम है, जिंक है, सारी बॉडी एक दूसरे से कम्बिनेशन में ही काम करती है। ऐसा नहीं कि सिंगल न्यूट्रिएंट आपने कंप्लीट कर लिया तो वो हो जाएगा, नहीं, सारे ही डाइट पर फोकस करना पड़ेगा। कुछ लोग कह कि कैल्शियम लेना है तो चलो जी दूध पीते रहो, दूध पीते रहो, दूध पीते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि चलो जी ऑस्टियोपोरोसिस से दूध पी लिया कि कैल्शियम जो है कंप्लीट हो जाएगा, बट उसमें कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, क्योंकि सारे ही डाइट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। वेजिटेबल्स भी लेने पड़ेंगे, फ्रूट्स भी लेने पड़ेंगे, नट्स भी लेने पड़ेंगे, सिंगल एक से नहीं होता, क्योंकि प्रोटीन्स का भी रोल है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी रोल है, मिनरल्स है, विटामिन है, सबका अपनी अपनी जगह पे रोल है। और फिजिकल एक्टिविटीज़ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बचपन से लेके जैसे जैसे हमारी फिजिकल एक्टिविटी होती है, बोन की ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग होती है, क्योंकि बोन्स को सिग्नल मिलता है। सारी बोन जो है, जो हार्ड बोन है वो 8 से 10 साल में चेंज हो जाती है, स्पॉन्जी बोन्स जो 3 से 4 साल में चेंज हो जाती हैं, और पूरा का पूरा कैल्शियम जो है वो 200 डेज में जो है पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में अगर आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसमें विटामिन डी का लेवल चेक करवाते हैं या कैल्शियम का लेवल चेक करवाते हैं, तो वो नॉर्मल आता है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में न्यू टिश्यू की फॉर्मेशन और जो ओल्ड टिश्यू को रिमूव करना है, इसका जो है दोनों का इम्बैलेंस होता है। जिसमें कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, उसकी वजह से जो बोन्स वीक होती हैं उसको ऑस्टियो मलेशिया कहा जाता है। और अगर बच्चों में यही विटामिन डी की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम आती है, उसको रिकेट्स कहा जाता है। लेकिन उसमें अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो कैल्शियम भी कम आता है और विटामिन डी का लेवल भी कम आता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में फ्रैक्चर के चांसेस तो खैर दोनों में ही होते हैं, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में पेन होता है, टेंडरनेस होती है, जो कि ऑस्टियोमलेशिया में नहीं होती है। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया जो बेसिकली रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम विटामिन डी लेवल जो है वो नॉर्मल आता है। ठीक है ना, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग जो है सेल्स जो है वो धीरे धीरे करके वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है, न्यूट्रिशन ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी ठीक है,
और अगर आप खुश रहते हैं, एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं लेते, तो प्रॉब्लम नहीं आती है। बट ऐसा नहीं, क्या होता है कि प्रॉब्लम अगर शुरुआत है तो जल सॉल्यूशन जो है बहुत ही जल्दी से जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि चलो होता है, होने दो, लास्ट स्टेज में जाकर देखेंगे क्या होना है, तो तब तक जो है वो लेट हो जाता है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप पहले ही ढूंढो तो ठीक रहता है। तो ये था मेरी छोटी सी कोशिश आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बताने के लिए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।